अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कामरान हियर विद यू। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं दुबई में रहती हूँ और जनवरी से फॉरएवर लिविंग के साथ काम कर रही हूँ। मारिया की डाउनलाइन हूँ और अभी एक जगह पे मैं लाइव कर रही थी और डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे हम। मुझे लगा कि मैं वहाँ पे वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाई जो कि मुझे करनी चाहिए और मुझे ये भी लगा कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन में भी हमारे बहुत सारे लोगों के काम आए और जो आगे हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं उनके हेल्थ के मामलात में। वालेकुम अस्सलाम नगमाना, कैसी हैं आप, कैसी तबीयत है? और जनाब पॉमिस्टिन का क्या असर हो रहा है? हाँ जी नगमाना, मैं बता रही थी तो एक जगह पे मैं लाइव कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन अपने इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर हेयर, तो उनमें से किसी एक ने भी सीख लिया और उसकी वजह से आगे लोगों की मदद हो गई तो कितना अच्छी चीज़ हो जाएगी और सदका जारिया हो जाएगा। आपकी ओके, अल्लाह शाफी इंशाल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हमें कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। अगर हम ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में से सफ़र कर रहे हैं तो उससे निकालता है और आगे हमें जो वो माइंडसेट और वो पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ देता है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं। और वो लाइफस्टाइल, वो चीज़ क्या है, वो है बैलेंस ऑफ लाइफ। और वो किसने हमें सिखाई है? वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अभी मैं सोच रही थी हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी हर चीज़ें आजकल स्टार्ट होती है प्लेट से, खाने से। वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ मतलब सब चीज़ें, लेकिन हम कितना भर लेते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बीनीश जी। जनाब वो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बीनीश लास्ट में आई थी, तभी हम यहाँ पे बात करते हैं डायबिटीज़ की। इसको कुछ लोग कहते हैं इट्स अ फ्रेंडली डिजीज़। आपने जो है इसके साथ अपने आप को दोस्त बना लेना है, इसका फेयर नहीं रखना। यस प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बिल्कुल शेयर करें क्योंकि ये सदका जारिया है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे किसी भी ग्रुप पे शेयर करें, नो इशू। तो ये डायबिटीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? क्या ये इनहेरिटेंस है और क्या हम इनहेरिटेंस को अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे? क्या हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर आपने बॉर्डर लाइन से आप इसमें जंप अप हो चुके हैं तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? टाइप 1 जो डायबिटीज़ हैं, वो बच्चे जो कि डायबिटीज़ के साथ पैदा होते हैं उनको तो हम नहीं छेड़ते, लेकिन टाइप 2 जो है, जो कि इंसुलिन तो बॉडी में बन रही होती है लेकिन उसके लेवल्स कम होते हैं, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आज हम उसके साथ बात करेंगे। और थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ जिसमें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप को डायबिटीज़ शो हो रही होती है, शुगर लेवल्स हाई हो रहे होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सीमी, हाउ आर यू? मुझे भी घर में सीमी कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? अब जो है, अगर हम थोड़ा सा नेचर के हिसाब से समझें, इसमें मैं कोई साइंस नहीं डालूँगी, हम वो बात करेंगे जो कि सबको समझ में आए। और वो बात है, जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में एक पाउच है जिसको अल्लाह ताला ने मैदा बनाया, उसमें जाता है और वहीं से वो पूरा खाना एनर्जी बन के डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो बच जाता है वही खाना हम वेस्ट के तौर पे दूसरे दिन जाके निकालते हैं और दैट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वालेकुम अस्सलाम इरफाना, कैसे हो? तो जनाब आपने क्या करना है, बस इस ट्रैक को फॉलो करना है कि अल्लाह ने हमारी बॉडी को कैसे डिज़ाइन किया और हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अंगूठी में फिर नहीं पहन के ये इरफाना, खैर है।
तो हमारा जो मैदा है, आप और मैं इस तरह करें अपने हाथों को, हर कोई। तो ये जो है ना, ये साइज़ आपके और मेरे मैदे का, जितनी जिसकी ये मुट्ठी बंद होती है उतना ही उसका साइज़ है। अब ये है साइज़, और ये एक फ्लेक्सिबल बलून की तरह, जो कि थोड़ा सा खुल भी जाता है, और लेकिन एक्चुअली इसका साइज़ इतना ही है। अब एक बलून की कैपेसिटी इतनी है, और हम उसमें खाना कितना डाल रहे हैं, इतना। अब बताएं जनाब वो क्या करें। वालेकुम अस्सलाम सहरीश। वो क्या करेगा, वो परेशान होगा, ठीक है। उसके जो एसिड लेवल्स हैं वो भी उतने खाने को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है जितना हमने उसमें डाल लिया है। और खाना हमने कौन सा डाला है जो कि बिल्कुल भी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, हमारे ज़ुबान को अच्छा लग रहा है। कैसे? अब इसको मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। यहाँ पर एक डिस्पोजेबल प्लेट पड़ी हुई थी, बोलिए ला दो जरा मुझे। अब जो है इतना मैं आपका वो है मैदा, ठीक है, इसका शेप ऐसे कर लें इजी हो जाएगा। इसमें इतने एसिड्स भरे हुए हैं, ठीक है, और उसने ज़्यादा मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी इतनी है जिसमें उसने खाने को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। हमने भर लिया इतना खाना। अब क्या होगा, एक तो वो अपने साइज से ज़्यादा एक्सपैंड होगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा, उसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसको हैंडल करने के लिए कम पड़ जाएंगे, ठीक है, आसान ज़ुबान में बताते हैं। और उसमें से जो डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं वो कुछ पैंक्रियाज से आ रहे हैं, कुछ हमारे मैदे के अंदर ही हैं, और कुछ जो हैं आपके गॉल ब्लैडर के थ्रू आ रहे हैं। अब उनसे ये खाना इतना ज़्यादा जो हमने डाल लिए हैंडल नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, बहरहाल जैसे तैसे करके हमने उसको, हाँ इरफाना कट खाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे तैसे करके उस खाने को हैंडल किया। जुल्म क्या होता है? जुल्म ये होता है कि सीमा मेरी मीठी भूख बन गई है और बहुत भूख लगती है। अच्छा, ये भी हमारी गलतफहमी होती है। हम जब खाना खाते हैं 1 घंटे के बाद खाना प्रोसीड हो जाता है, और ना खाने ने वहाँ से निकल के ना शिफ्ट होना होता है एंटेस्टाइन की तरफ। तो उस वक्त हमें लगता है एक एसिड का थोड़ा सा ना रिफ्लेक्स होता है, फिर एक एसिड थोड़ा सा और निकलता है। हमें लगता है कि उस वक्त हमें भूख लग गई, नहीं, वो हमारी भूख नहीं होती, वो हमारी प्यास होती है। ये सबको ख्याल रखना है, सुन्नत नबी को अपनाइए। सबसे पहले अपने खाने को, अपने मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कितना? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए रखिए, जैसे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम में या ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंटर हो चुके हुए हैं तो भी ऐसा करें, तो बाय द टाइम आपकी वो चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 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 आपकी बॉडी पे लोड इतना नहीं पड़ेगा, और बॉडी आहिस्ता 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 वापस बैक ऑन ट्रैक आना शुरू हो जाएगी। अब जो है होता क्या है, जो हमने खाना खाया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, एसोफेगस से जब स्टमक में गया, उसने डील किया, उसके बाद उसने आगे की तरफ धकेल दिया। अब वो जो खाना था उसको पैंक्रियाज आपके जितनी इंसुलिन आपके उसने बनानी थी, आई लव माई सेल्फ, अच्छा जी, तो उसमें से उस खाने को डील करने के लिए इंसुलिन निकली। उस इंसुलिन ने आपके सेल्स के लॉक खोले, और वो खाना ग्लूकोज जो बन गया था वो सेल्स के अंदर जज़ब होके क्या बन गया, एनर्जी बन गई। हो गया ठीक, बात खत्म। अब क्या हुआ, वो एनर्जी जितनी बॉडी ने कंज्यूम करनी थी हुई, बाकी फाइबर और वो जो थे वो गट मूवमेंट हुई,
बड़े इंटेस्टाइन में गए और दूसरे दिन वेस्ट के थ्रू निकल गए। ये है आपका नॉर्मल सिस्टम। अब क्या हुआ, खाना तो बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन तो इतनी नहीं बनाई गई। तो अगर इंसुलिन इतनी ना बने, खाना जो है इतना ज़्यादा आ गया है, ग्लूकोज सेल उसको रिसीव नहीं कर रहे, उसको अंदर अपने ले नहीं रहे, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या करें? एक्स्ट्रा ग्लूकोज का अगर बॉडी इमरजेंसी में उसको डील ना करे तो ब्रेन हेमरेज हो जाए। आसान जुबान में समझा रही हूँ, किसी तरह की कोई साइंस नहीं डाल रही इसमें, समझा रही हूँ बस। तो फिर उसको अपने आप को बॉडी ने सिक्योर करने के लिए अपने गार्ड्स छोड़े होते हैं। जो एक्स्ट्रा आपका जो खाना है, जो ग्लूकोज बना है, जो बॉडी ऑब्जर्व रिसीव नहीं कर पा रही, वो सारे का सारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? थिक लेयर्स ऑफ फैट में। ये लेयर मोटी 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 होती जा रही है। कैसा, कहाँ तक होती जा रही है? आपके लीवर के अंदर, आपके लीवर के बाहर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सूरत में, आपके फैटी लीवर की सूरत में, आपके ऑर्गन्स के अंदर, आपके ऑर्गन्स के बाहर, इवन आपके हार्ट के अराउंड कॉर्नरी डिजीज़ की सूरत में, आपके पूरे इंटेस्टाइन के अंदर, तो जनाब, और उसके आपकी स्किन के नीचे। अब ये जो ओबेसिटी है, ये जो फैट है, इसका कितनी देर लेके चलेंगे? कितनी देर आप खाना खाते रहेंगे और कितनी देर बॉडी आपके ब्रेन को, आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए आपके स्किन के नीचे, आपके ऑर्गन्स के अंदर, आपके ऑर्गन्स के बाहर इसको स्टोर करती रहेगी। अब ये स्टोरेज हो गई। अब जो है बाहर से फिर से सप्लाई आई जा रही है, आई जा रही है, तो फिर क्या होगा? एक लिमिट के बाद फिर सप्लाई ज़्यादा, इंसुलिन कम और सेल्स लॉक। उसके बाद जो है ना, ब्लड में वो जो लेवल है शुगर का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर हमें इंसुलिन की अलग से डोज देनी पड़ती है। क्या इसका यही हल है? नहीं। एलोपैथिक इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। इसका हल फिर सुन्नत नबवी में है। कम खाइए, अरीवा यू हैव टू गो टू द बेड। कम खाइए, दिन में 4 दफ़ा खाइए, 5 दफ़ा खाइए, 8 दफ़ा खाइए, मगर हर खाने के बाद 15 मिनट की वॉक कीजिए, ठीक है? और कैलोरी की डेफिशिएंसी थोड़ी सी अपनी बॉडी को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ स्टोर हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको भरते जाएं। स्टोरेज जो आपकी ग्रॉसरी ऑलरेडी भरी हुई है, क्यों सुपरमार्केट जाते हो? टैबलेट्स को लो, उसमें से निकालो और खाओ। अब क्या है, जब आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है फॉरएवर का ट्रीटमेंट लेने, काम की बात, करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले उसके कार्ब्स ख़त्म कराने हैं। क्या सारी ज़िंदगी के लिए कराने हैं? नहीं। इसकी साइंस क्या है कार्ब्स ख़त्म कराने की, और कार्ब्स होते क्या हैं? हम लोग जब सब कहते हैं कि शुगर जो है वो आपने नहीं खानी, क्योंकि शुगर पेशेंट है ना यार, शुगर तो नहीं खानी, अंदर पहले ही बड़ा मिठा है। नहीं, आपको पता है कि जो एक स्पून जो चीनी होती है, शुगर होती है, उसमें 16 कैलोरीज होती है, और 100 ग्राम्स जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें 18 जो टीस्पून है ना वो शुगर बनती है उससे, और 100 ग्राम राइस से 16 टीस्पून शुगर बनती है। आप राइस भी खा रहे हैं, आप रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन आपकी जो है, आप सिर्फ वहाँ पे जाके एंड पे रुक जाते हैं कि नहीं जी मुझे तो ग्रीन टी चाहिए। 4 रोटियाँ खा गए, 2 सुबह में खा गए, रात को भर के चावलों की प्लेट खा गए, लेकिन आप कहते हैं शुगर नहीं कम होती। कैसे कम हो? जुल्म ही इतना कर रहे हो अपने ऊपर। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। आपके पास जो भी बंदा है उसके लिए शुगर का ट्रीटमेंट लेने के लिए या उसको करने के लिए, सबसे पहले उसको आपने ये बताना है कि आपने, हम बस आपकी हेल्प करेंगे। एवरीवन इज अ हेल्पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
डॉक्टर हो, जैस्मीन माँ नहीं हो, बोलना है। बाप हो, कोई भी हो, जिसका टास्क है करना उसी को होता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी आसान सी रेमेडी ये है कि आपने, अच्छा वो रोटी और चावल का भूल गई। कार्ब्स कैसे जी आपको जाके ख़राबी करते हैं, कार्ब्स इस तरह ख़राबी करते हैं। कार्ब्स बेसिक चीज़ हैं हमारी बॉडी के लिए और हमारे एशियन डाइट के लिए। जो कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, वालेकुम अस्सलाम, तो जो कार्ब्स हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होते, वो कार्ब्स डायरेक्टली जाके फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने जब भी किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है सबसे पहले कार्ब्स कट डाउन करें, और कार्ब्स की बजाय जितने वो रोटियां खाता था ना उसको बोलो इतनी तुमने अब सैलड खानी है। अब उसके लिए मैं आपको सिंपल एक छोटी छोटी सी बातों के लिए हमारे पास लोग आते हैं कि अच्छा जी अभी ये कितना करना है, अभी वो कितना करना है, अभी हम क्या 2 रोटियां खाते थे, एक खा लें, अच्छा जी खा लें, सलाद तो आज नहीं हो सका, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था सलाद खाने को। अब आपके दिल का हम क्या करें, हम तो दिमाग से आपकी बात सुन करेंगे ना, दिल को आपने खुद संभालना है। तो आपने जिसकी भी प्लेटर बनाना है पहले 2 वीक्स उनके बिल्कुल आपने कार्ब्स बंद कर देने। ठीक है, कार्ब्स की रिप्लेसमेंट में आपने उनको देना है, वालेकुम अस्सलाम सबीन कैसे हो, आपने उनको देना है सैलड और ग्रीन्स, पर्पल, जो जिस तरह की भी सब्जियां हैं, जितने कलर्स होते हैं ना जितनी भी वेजिटेबल्स में, उनके मेलानिन लेवल्स बहुत हाई होते हैं और वो आपके अंदर के जितने भी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। इवन आपके उस जो क्लाइंट है उसको आपने साथ में स्नैक के साथ भी उनको आपने वेजिटेबल्स देनी है। जब आपने फ्रूट देने तो 3 सर्विंग्स आप फ्रूट दे सकती है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, मगर वालेकुम अस्सलाम ना, लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये नहीं है कि भर भर के फ्रूट खाने। फ्रूट तो अच्छा होता है भाई, खाए जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि कौन से फ्रूट हाई शुगर्स हैं और कौन से फ्रूट लो शुगर हैं, किस फ्रूट में कितने कार्ब्स हैं। गूगल मॉम के पास सब कुछ है, थोड़ी सी मेहनत करें जाके देखें। और उसमें से जो है भिंडी, जामुन, पियर्स, करेला, वालेकुम अस्सलाम अमारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमारा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेथी इज़ वेरी वेरी गुड, स्ट्रॉबेरीज आर रियली वेरी गुड। आपने उनको शाकाहारी बना देना है पक्का वाला, मांसाहारी से साइड पे कर देना है। और देखिए वैसे भी हम लोगों का एक अजीब सा माइंड सेट है, हम लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। ठीक है, तो प्रोटीन बहुत अच्छी हेल्प करेगी शुगर पेशेंट्स को, लेकिन आपने प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं खानी है कि आपने एनिमल बेस्ड प्रोटीन। हफ्ते में 3 दिन एक मील आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन का करें। बीन्स, ब्लैक चिक पीस और लिंटल्स ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, आप क्या दाल चावल सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आपके अब थोड़ी सी वाटर रिटेंशन हो रही है या आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी बल्की लग रही है, जब आपको 1-2-4 किलो वज़न बढ़ता है तो वो फैट नहीं होता, वाटर रिटेंशन होती है। तो आपने उस वक्त क्या करना है, अपने कार्ब्स को छोड़ना है। आजकल कैरेट्स बड़ी मज़े की आई हुई हैं, रेडिश मूली बड़ी अच्छी आई हुई है, मूली के पत्ते मूली से ज़्यादा अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं। एक कुकम्बर लें, एक कैरेट लें, एक मूली लें, और जो आपके पास अवेलेबल हैं वो लें, श्रेड करें जैसे हम गजरेला बनाने के लिए करते हैं। वो आपके बन जाएंगे चावल, उसके ऊपर मज़ेदार सी दाल जो आपको जैसे पसंद है कम तड़के वाली डालें, अचार डालें, खाएं। फुलफिलिंग मील है, स्लो रिलीज़ होता है, बहुत इंजॉयबल है। अब करके खाएं क्योंकि कलरफुल प्लेट हो जाएगी, और अपने लोगों को भी ऐसे बताएं। रोटी खाने का दिल चाह रहा है, कोई बात नहीं, रोटी खाएं, मगर रोटी का साइज़ छोटा। ये आपका हाथ अल्लाह ताला ने मेजरमेंट साइज़ बनाया। मैं FFM पे ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम 1000 टाइम एक ही बात कर रहे होते हैं, एक ही बात कर रहे होते हैं।
वॉइस नोट्स भेजे जा रहे होते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती। तो आपने अपनी किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ से, ओबेसिटी से डील करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम किसी के पास इतना नहीं होता कि एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करें, तो डील करने के लिए एतदाल की तरफ आएँ, सुन्नत नबवी की तरफ आएँ, कम खाएं और उतना खाएं जितना कि आपके जिस्म की ज़रूरत है। कंज्यूम करें खा के, अपने खाने की जिम्मेदारी लें कि आपने जो खाया है उसको पचाना भी है, उसको अंदर नहीं छोड़ देना। और दूसरा क्या करना है, पानी। हमेशा कहती हूँ 4 चीज़ें हैं जो कि आपको समझे सेफ जोन में ले जाती है। एक तो आपका माइंडफुल ईटिंग, दूसरा वाटर इनटेक, तीसरा एक्टिविटी, क्योंकि गट मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं। हार्ट बीट ज़्यादा होती है, हार्ट बीट के बढ़ने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से आपकी सांस तेज़ होती है, और जब सांस तेज़ होती है तो फिर उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में हमारे फैट सांस की सूरत में बाहर निकल के डिज़ोल्व हो जाते हैं। कैरेट में कार्ब्स होते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, कैरेट्स में भी कार्ब होते हैं, इट्स ओके, यू कैन हैव इट, और हेल्दी कार्ब्स होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। दूसरा कि रिलैक्स रहें, हर चीज़ की टेंशन ना लें, खुश रहें और खुश रखें, हकदार को उसका हक दें। जब हम किसी को अपने कद को ऊंचा करने के लिए किसी को कहीं से भी किसी का हक मारते ना, अंदर की एंजाइटी इंसान को खराबी देती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपने काम से काम रखें, अल्लाह करीम है, लाइव करके आप अपना सारा नॉलेज सेव कर दिया है। अभी इंशाल्लाह हाँ प्लीज़ आप लोग भी इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सदका जारिया बने। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अभी विंटर आ रहा है, हम सब लोग बहुत ज़्यादा सबको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, सबको हलवे अच्छे लगते हैं, विंटर में मीठे की भी क्रेविंग होती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम अस्मा, कैसे हो? अच्छा, उसके साथ क्या होता है? अच्छा, अस्मा जो है जैसे इनका डिलीवरी के बाद ओबेसिटी हुई, टाइप ऑफ ओबेसिटी पे थोड़ी सी रिसर्च करें। अगेन गूगल मॉम इज़ हेयर विद यू ऑल द टाइम। तो आपने क्या करना है कि जो आफ्टर डिलीवरी की ओबेसिटी है उसको नॉर्मल वाली ओबेसिटी के साथ मिक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंट साइकिल के थ्रू गुजरी। उनके जो बेबी के डिलीवरी के बाद उनके हार्मोन्स एक डिफरेंट लेवल से गुजर रहे हैं। 9 मंथ आपको लगे हैं उस लेवल तक पहुंचने में, तो एटलीस्ट 9 मंथ अपने आप को दीजिए बैक ऑन ट्रैक आने में। अगर आपको एमेनोरिया है, एमेनोरिया किसे बोलते हैं? एमेनोरिया बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जब तक कि आप अपने बेबी को फीड करा रहे हैं पीरियड्स नहीं आते, तो दैट्स टोटली नॉर्मल, कोई मसला नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका लिक्टेशन का हार्मोन जो है बहुत हाई हुआ होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी तरफ से आपकी एनर्जी को सेव कर देते हैं कि एक्स्ट्रा ब्लड जब अगर निकलेगा तो हो सकता है आपको कमज़ोरी हो जाए, मगर ये सबके साथ नहीं होता। तो जो एमेनोरिया वाले लोग होते हैं, जब वो आते हैं वापस बैक ऑन ट्रैक, बेबी को फीड छुड़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके 3 to 6 मंथ्स में बॉडी बिल्कुल सेटल हो जाती है। अगर नहीं भी हो रही तो आपने फिर वही करना है, पोर्शन कंट्रोल, वही करना है वाटर इनटेक, वही करना है 30 मिनट से 45 मिनट वॉक हर किसी ने करनी है। इवन प्रेग्नेंट लेडी को भी करनी है, क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद पीस ऑफ माइंड, आप जिस हाल में हैं जैसे हैं अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हमारी हालत को जानता है। हम ये क्यों सोचते हैं यार ये मैं ही बीमार हो गई, यार ये मैं ही मोटी हो गई, मेरे साथ ही ये होना था। और हकीकत ये है कि जो हम गलत करते हैं वो हमारा नफ्स होता है, हम करते हैं गलत, और जो उसको सही करता है वो अल्लाह करता है। तो अल्लाह के साथ थोड़े ताल्लुकात अच्छे बनाइए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जो उसके अंदर से वो उसको सोचने से जो नूर ऊपर अंदर उतरता है,
वही बड़ा कुछ सही कर देता है, वही बड़ी लाइटें ऑन कर देते हैं, उससे ही बड़े अंधेरे भाग जाते हैं। अच्छा, मुझसे आप क्वेश्चन करें ताकि मैं उसके आंसर्स करती रहूँ। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, जो भी है, तो इस तरह मैं एक बेनिफिशियल लाइफ कर पाऊँगी। अदरवाइज़ तो बंदा भूल जाता है, कुछ बात भी करना चाहता है तो भूल जाता है। आपके क्लाइंट्स के हवाले से, आपके अपने हवाले से, डाइट के हवाले से, डाइट प्लान्स के हवाले से, जिसके जो क्वेश्चंस हैं मुझसे करें। तो आई एम हेयर। आज मैंने टाइम निकाला है इसलिए कि आपको ज़रूर टाइम दूँ। हाँ जी, सब्जियों को अपना लाजम जूस कर लें, क्योंकि हाली अगर हम मटन खाएंगे और कार्ब्स खाएंगे, प्रोटीन एंड कार्ब्स एसिडिटी क्रिएट करते हैं। एसिडिटी से फिर प्रॉब्लम होती है और बॉडी जो है एसिडिक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, ओबेसिटी होती है और बहुत सारी डिप्रेशन वगैरह सब इसी से रिलेटेड होती है। एक हेल्दी बॉडी के लिए जो सफ़र होता है एसिडिक से अल्कलाइन का होता है। अस्मा, आपने वॉक करनी है, 30 मिनट की एवरीडे वॉक अपने ऊपर आपने लाजिम कर लेना। पोमेस्टिन कितने दिन ले सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं, पोमेस्टिन का कोई मसला नहीं है, इट्स अ फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो आप इसको 4 मंथ्स तो लें। आपके पीरियड्स को रेगुलेट करेगी, आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटल करेगी, डिटॉक्स करेगी। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी ले रही हूँ। और आपको जब नहीं लेनी होगी, आपकी बॉडी को नहीं ज़रूरत होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि आपको लगता है पिछले दिनों जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्टिव हूँ घर पे, बस मैं बेड पे बैठ रही थी, तो मेरी सादिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आरजी ले रही हैं, उसको कंटिन्यू रखें और साथ में पोमेस्टिन और ये 2-3 चीज़ें लेना शुरू कर दें। विंटर में जी, विंटर में आपको क्रेविंग्स नहीं होती। पानी हम बिल्कुल नहीं पीते विंटर में, और वो जब हम प्यास लगती है हमें लगता है हमें क्रेविंग्स होगी। पानी पियो यार अपने लिए, कौम के लिए। जब भी आपको क्रेविंग्स हो, वो हर वक्त भूख की क्रेविंग्स नहीं होती, पानी की क्रेविंग्स होती है। अभी मैंने यही बताया। तो पानी पिए, अपने ग्लासेस ऑफ वाटर को कंप्लीट करें, लिख लें जिसको सुबह में नहीं आदत पानी पीने की। अपना फ्रिज के ऊपर चार्ट्स रख करो और पानी पियो। जब पानी पियोगे और स्लो रिलीज चीज़ें खाओ। विंटर में काले चने का शोरबा पियो, ऐसा मज़ेदार होता है, आपको एनर्जी भी बहुत देगा और वो स्लो रिलीज भी होता है, रिच प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं। उसको बहुत सारे सैलड्स के साथ खाओ, उसके शोरबा पियो चाट बनाने की बजाय, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। गट मूवमेंट भी उससे अच्छी होती है। आलमंड्स खाओ, हेल्दी फूड्स खाओ, बहुत हलवे और ऑयल और ये सब चीज़ें विंटर में नहीं खानी है। मैंने कुछ बात कर रही थी, मैं भूल गई। हाँ, तो सादिया ने मुझे कहा कि आप ये सप्लीमेंट लें, मैंने ले लिए। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा है, जो कि मुझे कभी भी नहीं होता था। मैंने कहा यार वो समझ नहीं आ रही, इंसान को समझ नहीं ना आती। फिर एकदम से मुझे याद आया, ओह मैं तो कुछ यूज़ ही नहीं कर रही हूँ अपनी बॉडी को, और मैं इतने अच्छे मल्टीवाइटमिन्स ले रही हूँ, तो मुझे काम डाउन करना। मैंने 1 वीक के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने ऑब्जर्वेंट सी से स्टार्ट लिया। ऑब्जर्वेंट सी और फॉरएवर मूव ने मुझे इतना हेल्प किया है, यू वॉन्ट इमेजिन। तो अपने आप को खुद भी जज करते हैं। आपके पास दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को लोग लेकर आए, उनको पोर्शन कंट्रोल कराओ। फर्स्ट 2 वीक्स उनके कार्ब्स को कट डाउन करो, देन एक मील में उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब थोड़े से यूज़ कराओ और बाकी के 2 मील्स में उनको कार्ब्स बिल्कुल यूज़ ना कराओ। हर खाने में सैलड ऐड करवाओ, 1 आवर की वॉक उनके साथ मेक श्योर करो, 12 से 16 ग्लासेस ऑफ वाटर उनके साथ मेक श्योर करो, और उनको बोलो कि जब तक हमारे साथ प्लेटर शेयर नहीं करेंगे हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आपके मामलात के, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हमें बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। दूसरा, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ठीक है। और एलोवेरा जेल आप पूरी ज़िंदगी भी पी सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कितने अर्से तक पीना है, कब तक पीना है, कोई मसला नहीं है, उसकी डोजेस को मैनेज करें और यू कैन हैव इट। ठीक है जनाब, मेरा ख्याल है हो गया आज का काफ़ी, तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट के लिए रुकती भी हूँ। डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा दवाइयों के साथ के पीछे मत लगें, अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ वो कंट्रोल करें, और इसके लिए खुद से सेल्फ अवेयर हों। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक कि आप खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है।
चलिए जी फिर ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।